जय हिंद, जय भारत। और बच्चों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं उपसह संयोजक यौगिक के बारे में। क्या होता है उपसह संयोजक यौगिक और इनके नाम आईयूपीएसी में बताना है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं उपसह संयोजक के बारे में। देखिए, अगर इसके आईयूपीएसी नाम जानना है, अगर इनके आईयूपीएसी नाम जानना है तो पहले इनके बारे में डिटेल जानना होगा कि आखिर है क्या ये, ठीक है। उसके बाद ही आप आगे कुछ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, आखिर उपसह संयोजक यौगिक होते क्या हैं। तो इसमें से पहले आप देखिए होता क्या है। हमारा तो मेन टॉपिक यही है, हमारा मेन टॉपिक है उपसह संयोजक यौगिक। तो पहले आइए, आखिर ये उपसह संयोजक यौगिक उत्पन्न कहाँ से हुआ। तो पहले देखिए योगात्मक यौगिक क्या होते हैं। योगात्मक यौगिक क्या होते हैं, योगात्मक यौगिक क्या होते हैं, ठीक है। योगात्मक यौगिक क्या होते हैं, पहले इनको देखिए। यहाँ थोड़ा धब्बा हो गया है, उसको थोड़ा आप मैनेज करिएगा। तो योगात्मक यौगिक होते क्या हैं कि जब कोई विलयन होता है और उसमें दो या दो से अधिक लवण उपस्थित होते हैं तो उसको कहते हैं योगात्मक यौगिक। अब विलयन क्या है, लवण क्या है, लवण के बारे में पहले आप जानिए लवण है क्या। जैसे आपको पता होगा अम्ल और क्षार। अगर कोई एक अम्ल ले लेते हैं हम और एक कोई क्षार ले लेते हैं, ये अम्ल और क्षार, ठीक है। अम्ल और क्षार को अगर मिलाते हैं तो जो आपका Cl है ये इसके पास आएगा और ये इसके पास जाएगा, अर्थात आपके पास NaCl बनेगा और H2O बनेगा। तो जो NaCl है ना, यही आपका लवण होता है। क्या होता है, ये लवण, ठीक है। तो सबसे पहले आप लवण को समझिए कि लवण होता क्या है। यानी अम्ल और क्षार के उदासीनीकरण अभिक्रिया से आपका लवण बनता है। तो यहाँ सोडियम क्लोराइड हो गया है। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए पोटेशियम सल्फेट है, लवण है, सोडियम क्लोराइड है, लवण है। तो लवण जानने के बाद आप देखिए क्या होता है योगात्मक यौगिक। अगर कोई विलयन है, जैसे मान लीजिए हम एक यहाँ विलयन बना रहे हैं, इस विलयन में यहाँ पर कोई विलयन है, ये और इस विलयन में दो या दो से अधिक लवण मौजूद हैं। मान लीजिए इसमें एक लवण है आपका, ये एक लवण ये है, और इस लाल वाले का लवण नाम है पोटेशियम सल्फेट। क्या है, पोटेशियम सल्फेट। तो मान लीजिए इसमें पोटेशियम सल्फेट एक लवण है, ठीक है। और मान लीजिए एक और लवण इसमें मिला दिया जाए। मान लीजिए आपका एक और लवण है, यहाँ पर एक लवण और मिला दिया जाए और उसका नाम है मान लीजिए एल्युमिनियम सल्फेट। साथ में पानी तो है ही है। तो अब देखिए इस विलयन में दो या दो से अधिक हैं। अगर ये दोनों लवण एक अनुपात में फिक्स हो जाएं, अर्थात पोटेशियम सल्फेट एल्युमिनियम सल्फेट इनटू 24 H2O, तो ये हमारा जो आपका यौगिक बन रहा है यह एक योगात्मक यौगिक होता है। क्यों, क्योंकि विलयन में, क्योंकि इस विलयन में दो या दो से अधिक, यहाँ तो दो ही लवण है, तीन लवण हो सकते हैं, चार लवण, कई लवण हो सकते हैं। तो अगर किसी विलयन में दो या तीन या चार लवण एक निश्चित अनुपात में पड़े हों, एक अनुपात में पड़े हों, तो उस यौगिक को क्या कहते हैं, आपके पोटेशियम सल्फेट एल्युमिनियम सल्फेट H2O, इस विलयन के हिसाब से। और ये जो पूरा यौगिक आपका बनेगा, ये बनेगा आपका योगात्मक यौगिक, ठीक है। तो यहाँ से योगात्मक यौगिक की परिभाषा क्या हुई कि यदि विलयन में
दो या दो से अधिक लवण मौजूद हैं, आणविक अनुपात में संयुक्त हैं, तब वह यौगिक अब क्या कहलाता है? योगात्मक यौगिक। ठीक है। हाँ, यहाँ देखिए हमने परिभाषा लिख भी दिया है कि जब विलयन में दो या दो से अधिक लवण साधारण आणविक अनुपात में संयुक्त होते हैं, तब नए यौगिक के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, जिन्हें हम योगात्मक यौगिक कहते हैं। ठीक है। अब यह विलयन था, इसमें दो या दो से अधिक लवण मिले थे, तो जब इन दो लवणों को इसमें घोल देंगे तो जो इसमें एक नए क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, और ये जो लवण होते हैं अनुपात में साधारण अपने अणु के अनुपात में फिक्स होते हैं, तब नए यौगिक का निर्माण होता है, अर्थात नए यौगिक के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं योगात्मक यौगिक। जैसे इसमें हमने पोटेशियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट मिला दिया, तो बाद में इसमें से क्या एक नया क्रिस्टल बनेगा, और उस क्रिस्टल का नाम हो जाएगा पोटेशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट, और यहाँ 24H2O। तो ये आपके क्रिस्टल प्राप्त होता है, जिसे हम योगात्मक यौगिक कहते हैं। ठीक है। अब इसी योगात्मक यौगिक से हमारे संकुल यौगिक का निर्माण होगा। तो अब इसमें जो योगात्मक यौगिक है ना, इसको दो भागों में बांटा गया है। इस योगात्मक यौगिक को दो भागों में बांट दिया गया है। योगात्मक यौगिक, जो आपका योगात्मक यौगिक है ना, इसको दो भागों में बांटा गया। पहला भाग आपको बांटा गया द्विक लवण। क्या बांटा गया? द्विक लवण। अब द्विक लवण क्या होता है? ऐसे लवण जो विलयन में अपनी पहचान खो देते हैं, अर्थात ऐसे लवण जो जल में वियोजित हो जाते हैं। ऐसे यौगिक जो जल में वियोजित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? वियोजित हो जाते हैं। वियोजित हो जाते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ से जो द्विक लवण होता है, एग्जाम्पल के रूप में अगर पोटेशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट एंड 24H2O को लेते हैं, तो जब इसको हम पोटेशियम सल्फेट इंटू एल्युमिनियम सल्फेट इंटू 24H2O को जब जल में घोलेंगे, तो ये आपके सब अपने अपने आयनों में टूट जाएगा। पोटेशियम किस में टूटेगा? ये वाला पॉट किस में टूटेगा? 2 पोटेशियम प्लस एंड सल्फेट माइनस माइनस में चेंज हो जाएगा। ये वाला पॉट किस में टूटेगा? ये टूटेगा आपका 2 एल्युमिनियम प्लस 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 एंड जो आपका सल्फेट है SO4, ये आपका टूटेगा माइनस माइनस और 3 में। ठीक है। और H2O तो आपको OH और H में टूट जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आपको समस्या यहाँ पर ये है कि यहाँ प्लस है, यहाँ ये माइनस माइनस है, ये क्या है? यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2, ये क्या है? तो कोई दिक्कत नहीं, आप परेशान मत होइए, हम यहाँ समझा रहे हैं। देखिए, जो पोटेशियम, और यहाँ एक पोटेशियम धनायन है और एक यहाँ सल्फेट ऋणायन है, यानी इसके घुलने से, इसके टूटने से दो ही तो आयन मुक्त होंगे, एक धनायन और एक ऋणायन। तो धन आयन और ऋण आयन की आवेशों की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर आवेश कितना है? 2 1 कम 2, यहाँ पर एक धन है, तो इस संख्या का इसमें गुणा कर देंगे। जो प्लस है 1 है ना, यहाँ पर प्लस का मतलब सिर्फ 1 प्लस, तो 2 का हम 1 में गुणा करेंगे तो कितने प्लस मिल जाएंगे? 2 प्लस मिल जाएंगे। और यहाँ पर 1 है, इसके सामने सल्फर के आगे 1 है, तो 1 का इसमें गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 ऋण आवेश हैं, तो 1 का जब 2 में गुणा करेंगे तो 2 ऋण आवेश मिल जाएंगे। और यहाँ से 2 धन आवेश हो गए, यहाँ से 2 धन आवेश हो गए। यहाँ पर कितने हैं? 2 धनावेश, 2 धनावेश। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 2 ऋण आवेश हैं। कितने? 2 ऋण आवेश। ठीक है। तो यहाँ पर 2 धनावेश और 2 ऋणावेश बराबर बराबर आवेशों में टूट गए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितने आवेश हैं टोटल धन वाले? 2 3 6,
कितने यहाँ पर 2 6 हैं, 6 प्लस वाले हैं। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 है तो 3 2 6 यानी 3 दूना 6, यहाँ पर -6 ऋणावेश हैं। कितने हैं 6 ऋणावेश। तो ये एल्युमिनियम सल्फेट में भी एल्युमिनियम के 6 धनावेश और सल्फेट के 6 ऋणावेश बराबर है। तो इसीलिए यहाँ पर 2 यहाँ प्लस प्लस लिखा गया है और यहाँ सल्फेट। वैसे भी एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, ठीक है। जैसे कि एल्युमिनियम का क्या होता है, एल्युमिनियम को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब निकालेंगे तो पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में 3, क्योंकि एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है, ठीक है। क्योंकि एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है इसलिए एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है। अब पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। यहाँ देख लेते हैं एल्युमिनियम में 13 होता है परमाणु क्रमांक, पहली कक्षा में 2 हो गए। फिर दूसरी कक्षा में कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और लास्ट में आपके बचेंगे 3। तो यही आपकी जो बाहरी संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसको वैलेंसी ग्रुप में दर्शा दिया गया है, ठीक है। तो ये जो आपका योगात्मक यौगिक है ये 2 प्रकार का होता है। पहला क्या है द्विक लवण, और द्विक लवण क्या होता है जो जल में पूरी तरह से आयनित हो जाते हैं, यानी ये पूरी तरह से आयनित हो गए। लेकिन योगात्मक यौगिक का जो दूसरा रूप है वो होता है आपका संकुल यौगिक। क्या होता है संकुल यौगिक, या जिनको जटिल यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं जटिल यौगिक, संकुल या जटिल यौगिक। और इन्हीं को कहते हैं उपसह संयोजक यौगिक, और इसी यौगिक को हम कहते हैं उपसह संयोजक यौगिक, जिसके बारे में हमको पढ़ना है। तो संकुल यौगिक क्या होते हैं, ये यौगिक जल में अपने अस्तित्व को बनाए रखते, अर्थात विलयन में अपने आयनों में पूरी तरह से नहीं टूटते हैं। ये ऐसे यौगिक है, ऐसे यौगिक जो विलयन में पूरी तरह से वियोजित नहीं होते। वो संकुल आयन कहलाते हैं, संकुल यौगिक कहलाते हैं, जिसको हम उपसह संयोजक यौगिक भी कहते हैं। जैसे पोटेशियम फेरोसाइनाइड, यहाँ आप देखिए यहाँ पर है K4 FeCN6, ये है आपका पोटेशियम फेरोसाइनाइड। पोटेशियम फेरोसाइनाइड क्या है साइनाइड कैसे लिखते हैं भाई आप बताइए, साइनाइड, ठीक है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। तो ये अब जो आपका है ना ये यौगिक, ये यहाँ तो देखिए पोटेशियम सल्फेट एल्युमिनियम सल्फेट × 24, यह फिटकरी के सूत्र ध्यान रखिएगा। ये पूरी तरह से पोटेशियम में और सल्फेट में घुल गया, ये एल्युमिनियम में सल्फेट में घुल गया, H2O भी घुल जाएगा। लेकिन तो यहाँ पर ये तो द्विक लवण है, ये तो घुल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो संकुल यौगिक है या जटिल जो यौगिक है यह पूरी तरह से जल में घुलता ही नहीं, और घुलता है तो ये अलग अलग दिखाई नहीं देता। जैसे जब इसको हम घोलेंगे तो क्या होगा, ये बनेगा आपका 4 पोटेशियम प्लस में, और यहाँ पर जो आपका ये फेरोसाइनाइड है ये भैया टूटता ही नहीं है, ये आपका टूटता ही नहीं है, ये आपका टूटता ही नहीं है। फेरिक और साइनाइड जो FeCN है ये अलग अलग ही नहीं होता है, ये वाला पोर्शन अलग अलग ही नहीं। तो अगर ये अलग हो जाता, फेरिक साइनाइड अलग हो जाता, तो हम ये कह देते कि द्विक लवण है। लेकिन ये अलग ही नहीं हो रहा है, इसीलिए यहाँ तो ये तो अलग हो गया पोटेशियम, चलो अलग हो गया, लेकिन पोटेशियम अलग हो गया और ये ब्रैकेट वाला अलग हो गया। लेकिन अब ब्रैकेट के अंदर जो आपके 2 ठो मौजूद हैं, एक Fe और Cn, ये अलग नहीं होते हैं, अर्थात बहुत ही कम वियोजित होते हैं
और इनको अलग अलग हम देख भी नहीं पाते हैं। अगर इनको देखेंगे तो एक साथ Fe और Cn के रूप में हर जगह ये विलयन में पड़े रहेंगे। तो जब ये वियोजित ही नहीं हो रहे हैं तो ऐसे यौगिक को ही तो जटिल यौगिक कहते हैं। अर्थात यह आपका पूरा का पूरा जटिल यौगिक है, और इसके साथ जो मिला है इसको मिला करके कह देते हैं कि भैया पूरा जटिल यौगिक है, और इन्हीं को कहते हैं उपसहसंयोजक यौगिक। ठीक है। अब जब आप जो है संकुल या जटिल यौगिक समझ गए हैं या उपसहसंयोजक समझ गए हैं, तो हमारा जो टॉपिक्स आ रहा है उपसहसंयोजक, उसको पढ़ाने जा रहे हैं। तो देखिए क्या होता है उपसहसंयोजक। 1 मिनट। ये देखिए, ये आपका उपसहसंयोजक यौगिक चालू हो गया। उपसहसंयोजक यौगिक। ठीक है। अब आप समझिए कि ये उपसहसंयोजक यौगिक पूरी तरह से टूटता नहीं है। तो ये 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। पहला प्रकार क्या है? पूर्ण जटिल यौगिक। क्या होता है? पहला होता है पूर्ण जटिल यौगिक। पूर्ण जटिल यौगिक। एक एक चीज को ध्यान देखिए, क्योंकि यूपीएससी में सब आपको आएगा टर्म। तो पूर्ण जटिल यौगिक क्या होता है? वे यौगिक जिनमें जटिल आयन पर्याप्त स्थायी होता है और इसे पुनः जो है विभाजित नहीं किया जा सकता है। भैया इसको थोड़ी बहुत तो हो सकता है, लेकिन पूरी तरह से वियोजित नहीं होता है। तो आपका ये क्या हो जाएगा? पूर्ण जटिल यौगिक। एग्जाम्पल के रूप में आप उसी को लिख लीजिए अभी। पोटेशियम FeCN6, ये भैया पूर्ण जटिल यौगिक है। क्यों जटिल यौगिक है? क्योंकि यह जल में पूरी तरह से वियोजित ही नहीं होगा। ठीक है, पूरी तरह से वियोजित ही नहीं होगा। ये तो अलग हो जाएगा आपका, लेकिन ये आपका अलग नहीं होगा। दूसरा आपका आता है आंशिक जटिल यौगिक। आंशिक जटिल यौगिक। आंशिक जटिल यौगिक में क्या होता है? इसमें क्या होता है कि इनमें जो स्थायीपन होता है वो कम होता है। अर्थात इसमें जो यौगिक होते हैं, अब देखिए जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपके पास K2CdCN4 ये है। अब ये है तो एक उपसहसंयोजक यौगिक है। उपसहसंयोजक यौगिक है अर्थात जटिल यौगिक है, अर्थात संकुल यौगिक है। ये पूरी तरह से क्या होता है? जटिल यौगिक नहीं है, क्योंकि ये कुछ ना कुछ घोलेगा। जब इसको तोड़ेंगे 2 भागों में, जल में घोलेंगे, तो ये आपका पोटेशियम प्लस में चेंज होगा, और यहाँ पर आपका CD कैडमियम आयन CN4 माइनस माइनस में चेंज होगा, और इसके बाद ये और ये भी अलग हो जाएगा। तो यहाँ से ये जब अलग अलग होगा तो यहाँ CD और यहाँ पर 4CN माइनस में चेंज हो जाएगा, अर्थात ये वियोजित हो रहा है। तो ये आंशिक जटिल यौगिक हो गया। तो ये वाला क्या हो गया? आंशिक जटिल यौगिक हो गया। और ये वाला क्या है? पूर्ण जटिल यौगिक हो गया। इतना समझ में आ गया? चलिए आगे। अब देखिए इसके जो उपसहसंयोजक यौगिक हैं, इनमें क्या क्या आता है। कुछ टर्म हैं जिसको आपको जानना है। ठीक है, बस हम एक उदाहरण ले रहे हैं, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, इसी में देखेंगे। ठीक है, चलिए तो इसको हम अब लिखते हैं नंबर 1, केंद्रीय धातु परमाणु। क्या लिखते हैं? केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु परमाणु। तो केंद्रीय धातु परमाणु जब आप लिखेंगे तो क्या कहेंगे कि आप यहाँ देखिए, पहले आप इसकी परिभाषा लिख लीजिए। मैं लिखे दे रहा हूँ परिभाषा, उसके बाद आपको बताता हूँ। हाँ देखिए, हमने लिख भी दिया। केंद्रीय धातु परमाणु उपसहसंयोजक यौगिकों में उपस्थित वह धातु परमाणु या आयन जिसके चारों ओर निश्चित ज्यामिति व निश्चित संख्या में इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने वाले समूह जुड़े होते हैं,
वह केंद्रीय धातु परमाणु कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे हमने उदाहरण लिया पोटेशियम Fe(CN6), तो यहाँ पर देखिए क्या है, उपसंयोजक यौगिकों में उपस्थित वह धातु, उस धातु के बारे में बात हो रही है, या उस परमाणु के बारे में बात हो रही है, या उस आयन के बारे में बात हो रही है जिसके चारों ओर निश्चित ज्यामिति व निश्चित संख्या में इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने वाले समूह जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर जो Fe है, ये वाला ध्यान रखिएगा, जो ये वाला आपका है ना, ये Fe, इसके चारों ओर साइनाइड जुड़े हुए, क्या है, साइनाइड जुड़े हुए हैं। ये साइनाइड, तो ये साइनाइड इसको इलेक्ट्रॉन युग्म देंगे। ये साइनाइड जो है, ये समूह है, इनको लिगेंड भी कहते हैं, लिगेंड दिखाएंगे। ये साइनाइड Fe को इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करेंगे और एक निश्चित ज्यामितीय आकृति में व्यवस्थित होते हैं। जैसे अगर इसको देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखना चाहेंगे तो इसको जो खोलेंगे तो क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर आपका Fe है ये। अब इसके चारों तरफ आपके साइनाइड है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ साइनाइड है, 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 यहाँ साइनाइड। ठीक है, और इसके चारों तरफ आपके क्या है, आपके भैया 4 पोटेशियम प्लस, यहाँ पर 4 माइनस कर देंगे। तो ये जो आपका Fe है ना, यहाँ देखिए जो आप Fe है, इसके चारों तरफ साइनाइड समूहों का जाल है, साइनाइड समूह घेरे हुए हैं और ये सब इसको इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करेंगे। क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करेंगे। इसीलिए जो जिसको ये प्रदान कर रहे हैं, अर्थात Fe को दे रहे हैं, तो वो आपका सेंट्रल मेटल आयन अर्थात केंद्रीय धातु परमाणु कहलाता है। क्या कहलाता है, केंद्रीय धातु परमाणु कहलाता है। और ये जो चारों तरफ लगे हुए हैं, इनको हम क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं या समूह कहते हैं। अभी लिगेंड के बारे में भी लिखाने जा रहे हैं। ठीक है, तो केंद्रीय धातु परमाणु आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, चलिए और कुछ उदाहरण देते हैं आपको। जैसे उदाहरण आपको देते हैं, आपको एक और एग्जाम्पल इससे देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कॉपर H2O, यहाँ पर H2O कर दिए और यहाँ 4 कर दिए। ठीक है, और इसके बाहर SO4 लगा दिए। ठीक है, इसका नाम है टेट्रा एक्को। अभी नाम बताएंगे, पहले आप इनको समझाइए। इसका नाम हम लिखे दे रहे हैं पर, इसका नाम है टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा क्यूप्रिक सल्फेट, क्यूप्रिक सल्फेट, ये इसका नाम है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए कॉपर के चारों तरफ H2O जुड़े हुए हैं, कॉपर के चारों तरफ H2O जुड़े हैं। इसलिए जो कॉपर आपका है, ये आपका केंद्रीय धातु परमाणु है। क्या ये वाला केंद्रीय धातु परमाणु है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर Fe था, यहाँ पर कॉपर था। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आइए अब देखते हैं लिगेंड के बारे में। लिगेंड क्या है, इसके बारे में देख लीजिए। लिगेंड तो आपको बता ही दी कि ये लिगेंड है ना। तो लिगेंड क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु से सीधे जो जुड़े होते हैं। इस केंद्रीय धातु परमाणु से जो सीधे डायरेक्ट जुड़े होते हैं और इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं, उनको लिगेंड कहते हैं। और ये लिगेंड लुईस क्षार की तरह व्यवहार करते हैं, लुईस क्षार की तरह व्यवहार, लुईस क्षार की तरह व्यवहार करते हैं, व्यवहार करते हैं। इसको याद रखिएगा, व्यवहार करते हैं। ठीक है, और ये केंद्रीय धातु परमाणु से सीधे जुड़े रहते हैं, सेंट्रल मेटल आयन से सीधे जुड़े होते हैं, सीधे जुड़े होते हैं। क्या होते हैं, सीधे जुड़े होते हैं। ओके, अब ये जो लिगेंड होते हैं ना, ये लिगेंड कई प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं, लिगेंड कई प्रकार के होते हैं। पहला नंबर 1 इसमें आपका आता है धनावेशित लिगेंड। क्या होते हैं, धनावेशित, धनावेशित लिगेंड।
एक एक टर्म को आप समझिए, क्योंकि जिससे आईयूपीएसी में आपको दिक्कत न हो। धन आवेशित तो ऐसे लिगेंड जिन पर धन आवेश होता है, जिन पर धन आवेश होता है, जैसे आपके पास आ गया NO+, इसका नाम है आपका नाइट्रोसिलियम। क्या है? नाइट्रोसिलियम, नाइट्रोसिलियम। दूसरा धनावेश मान लीजिए आपके पास आ गया H3O+, इसका नाम है हाइड्रोनियम। क्या नाम है? हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, यहाँ पर नाइट्रोसिलियम आयन है, यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन है। तो ये आपके क्या हो गए? धनावेशित लिगेंड। दूसरा आपका आता है ऋणावेशित। क्या आता है? ऋणावेशित लिगेंड। तो ऋणावेशित लिगेंड में क्या होता है? ऋणावेशित लिगेंड में क्या होता है भैया कि जिन पर ऋण आवेश होता है, जैसे साइन आए, इसको कहते हैं साइनो। क्या कहते हैं? साइनो। हम एक एक लिखे दे रहे हैं, परेशान मत होइए। साइनो, और अगर OH लिखा है तो ये हो जाएगा हाइड्रॉक्सो। क्या हो जाएगा? हाइड्रॉक्सो। ठीक है, और जैसे आपके पास Cl- है, Cl- तो ये हो जाएगा क्लोरिडो। क्या हो जाएगा? क्लोरिडो हो गया। और जैसे आपका Br- है तो इसको कहते हैं ब्रोमिडो। क्या कहते हैं? ब्रोमिडो। ये आपके हो गए ऋणावेशित लिगेंड। तीसरा फिर आपका आता है उदासीन लिगेंड। क्या आते हैं? उदासीन लिगेंड। तो उदासीन लिगेंड ध्यान रखिएगा भैया, उदासीन लिगेंड, बस यही आपके काम की चीज़ें हैं। उदासीन लिगेंड में क्या क्या होते हैं भैया? जैसे मान लीजिए H2, इन पर कोई आवेश ही नहीं होता। जैसे आपका H2O, क्या है? H2O। हाँ, तो देखिए उदासीन लिगेंड में क्या है भैया? H2O है जिसको एक्वा कहते हैं, NH3 है जिसको एमीन कहते हैं, C2H5N जिसको पिरिडीन कहते हैं, NH2 CH2 CH2 NH2 इसको कहते हैं डाई एमीन, क्योंकि दो हैं, डाई एमीन हो गया। डाई एमिनो लिगेंड है तो एमिनो कहने, और यहाँ पर दो कार्बन तो एथेन, तो डाई एमिनो एथेन। और CH3NH2 है तो ये मिथाइल एमीन हो गया। इन बातों को आप ध्यान रखिएगा, ये लिगेंड ही आईयूपीएसी में काम देगा। ठीक है, एक बार आप जो है उदासीन वाले को और देख लीजिए। उदासीन तो हो गए आपके, क्या और कुछ बाकी है? बताइए, कोई बाकी हो? ये ऑर्गेनिक होते हैं, इनको भी ध्यान रखिए, बताएंगे। एमीन हो गए, कार्बोनिल होगा, H2 होगा। ठीक है, और इसके बाद जो पॉजिटिव वाले थे आपको बता ही दी गया। पॉजिटिव में क्या थे? पॉजिटिव वाले लिगेंड क्या क्या थे? NO+ था, और क्या था आपका? इसको नाइट्रोसिनियम कहते हैं। और क्या था? हाइड्राजीनियम, हाइड्राजीनियम NH2। एक आपका है NH2 माइनस NH3, ये माइनस नहीं है, डैश है। ठीक है, इसको कहते हैं हाइड्राजेनियम। हाइड्राजेनियम, इसको ध्यान रखिए, हम लिखे दे रहा हूँ, हाइड्राजेनियम। ये क्या है सब? ठीक है, ये तो आपका पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और क्या है? NO2+ हो गया ना, नाइट्रोसियम। ठीक है, NO2+ हो गया, NO2+, ये भी आपका है नाइट्रोनियम। ये क्या है? नाइट्रोनियम, नाइट्रोनियम। अभी आप केवल जानिए लिगेंड क्या होती हैं। ठीक है, और आपको पॉजिटिव चार्ज आपको बता ही दिया है, निगेटिव आपको बता ही दी गया है। तो इस आपको जो हमने आज बताया, ये सिर्फ बताया है आपको कि कौन उदासीन लिगेंड है, कौन धनायन है, कौन निगेटिव है। और इसके अलावा आप जो आपको बताया गया, थोड़ा संक्षिप्त सार आप थोड़ा देख लीजिए। बस आपको बताया गया है कि जो उपसहसंयोजक यौगिक होते हैं वो जल में पूरी तरह से नहीं टूटते हैं, उदाहरण के रूप में ये। ठीक है, फिर इसमें बताया गया कि जो सेंट्रल मेटल आयन होता है वो Fe होता है। ये आपका हो गया सेंट्रल मेटल आयन, और इसके चारों तरफ जो लगे होते हैं इसको कहते हैं लिगेंड। क्या कहते हैं? लिगेंड। ये हो गया आपका लिगेंड। ठीक है, लिगेंड 3 प्रकार के होते हैं, धनावेशित, ये कि तो धनावेशित, ऋणावेशित, और तीसरा प्रकार क्या हो गया? उदासीन लिगेंड। ये हो गया। ठीक है, और अभी इसके बाद भी हमें आपको कुछ और बताना है।
हाँ तो बच्चों ये आपकी सब ये हो गया, आपको पता हो गया। इसके बाद अभी एक चीज़ हमको और बताना था, आयनिक परिसर। क्या बताना था? आयनिक परिसर। आयनिक परिसर, इसको भी थोड़ा जान लीजिए। आयनिक परिसर को ब्रैकेट के बाहर रखा जाता है। आयनिक परिसर को ब्रैकेट के बाहर रखा जाता है जो, और ये जो आयनिक परिसर होता है जल द्वारा आयनित हो जाता है। ये जो होता है जल द्वारा आयनित हो जाता, जल द्वारा आयनित हो जाता है, आयनित हो जाता है। जैसे आपका कोई भी आपका पास है, एक एग्जाम्पल उपसंयोजक यौगिक का, जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ है कोई एक एग्जाम्पल दे दीजिए जो आपको अच्छा लगे। चलिए CONH3, कुछ भी लिख दो आप, ठीक है, कुछ भी आप लिख दीजिए Cl, और यहाँ ब्रैकेट लगा दीजिए, और यहाँ पर Cl2 लिख दीजिए। तो ये वाला जो परिसर ये आपका आयनिक परिसर हो जाएगा, क्योंकि ये जल में घुल जाएगा, पूरी तरह से जल में ये घुल जाता है। तो बस आज का टॉपिक यहीं तक, कल इसके आगे बताएंगे, और इसके आगे बताने के बाद हो सकता है कल हम IUPAC नाम भी बता दें। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। उदासीन लिगेंड क्या होते हैं, ठीक है, धनावेशी लिगेंड क्या होते हैं, ऋणावेशी लिगेंड क्या होते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु क्या है, ठीक है, लिगेंड होते क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और साथ में उपसहसंयोगिक यौगिक क्या होते हैं, कहाँ से उत्पन्न हुए, किस प्रकार बने, कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कल इसके आगे बताया जाएगा। तब तक के लिए जय भारत, बाय बाय।